हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ लाइन पर स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे लेके आ गए आपके लिए बहुत ही शानदार सा शॉर्ट्स नोट जीके का, जो कि CET 2024 का होने वाला है। CET 2024 के अंदर आप अगर बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना ज़रूरी है। तो इसके अंदर मैं आपको महत्वपूर्ण पार्ट कराने वाला हूँ जीके के अंदर, जिसके अंदर जो कि CET के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप जल्दी से अपने इस कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करते रहिए, जिससे आप भी अपने साथ लाइव में जुड़े रहिए, जिससे आप अपना अकेलापन महसूस ना करें। तो मैं आज आपको यहाँ पे राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र कराने वाला हूँ, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। और इसके बाद में मैं आपको वाद्य यंत्र, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मैं करा दूंगा। तो आप कमेंट के अंदर आंसर देते रहिए। तो इसके अंदर राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र का पार्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट नंबर आता है वो है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ये अविकानगर जिला टोंक में स्थित है। मतलब केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर जिला टोंक में स्थित है। हाँ, ऐसे ही कमेंट के अंदर आंसर देते रहिए। इसके बाद में है केंद्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर के अंदर स्थित है। केंद्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर के अंदर स्थित है। तो आपको ये याद रखना है कि जोधपुर के अंदर केंद्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसके बाद में जो आता है आपके लिए अनुसंधान केंद्र, वो है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। मतलब राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर जिला भरतपुर के अंदर स्थित है। तो सेवर जिला भरतपुर के अंदर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र। तो आपको ऊँट के नाम से आपको यह क्या याद रखना है? बीकानेर, जोहड़, बीड़। मतलब बीकानेर के अंदर आपका राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र स्थित है। हाँ, कमेंट के अंदर ऐसे ही अपने आंसर को टैप करते रहिए, जिससे आप भी मोटिवेट रहते रहिए। और आप इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इसके बाद में आता है सुदूर संवेदन केंद्र। क्या है, कहाँ पे स्थित है? तो वो जोधपुर के अंदर स्थित है। सुदूर संवेदन केंद्र जोधपुर के अंदर स्थित है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद में जो आता है वो है अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र। अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो वो बीकानेर के अंदर स्थित है। अखिल भारतीय अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर स्थित है। हाँ, तो इसके बाद में जो क्वेश्चन आता है वो है राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है। इसके बाद में जो क्वेश्चन आता है वो है राजस्थान कृषि विपणन अनुसंधान केंद्र। मतलब अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो वो जयपुर के अंदर स्थित हो जाता है। वो है केंद्रीय पशुधन प्रजनन फोरम। तो केंद्रीय पशुधन प्रजनन फोरम कहाँ पे स्थित है? तो वो हमारा सूरजगढ़ के जिला गंगानगर में हो जाता है। मतलब आप कमेंट के अंदर आंसर भी करते रहिए, जिससे आप मोटिवेट होते रहिए। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फोरम कहाँ पे स्थित है? तो वो सूरजगढ़ जिला गंगानगर के अंदर स्थित है। तो अब इसके बाद में जो आता है, मतलब अनुसंधान केंद्र आता है, वो है राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो वो अजमेर जिले के अंदर स्थित है। राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अजमेर के अंदर स्थित है। तो इसके बाद में जो आता है वो आता है, मतलब अनुसंधान केंद्र हो जाने के बाद में जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुसंधान केंद्र थे, मैंने आपको करा दिए है। अब आप यहाँ पे कमेंट में कर दीजिए। अब मैं आपको क्या कराऊंगा, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट, जो इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर है वो मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। जो कि इंदिरा गांधी राजस्थान से होकर निकलती है। तो कुल कितनी नहरें हैं? तो इसके अंदर इंदिरा गांधी नहर के अंदर कुल 7 नहरें हैं। तो वो सातों की सातों नहरें मैं इसके अंदर आपको करा दूंगा। तो आप क्या करें, कमेंट के अंदर इसके सातों के नाम लिख दी। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो इसके अंदर जो आता है वो आता है चौधरी कुंभाराम। चौधरी कुंभाराम जो कि इंदिरा गांधी नहर की एक नहर है। तो इसके अंदर आती है सहायक नहरों में सबसे लंबी लिफ्ट नहर लाभावंती जिले। तो इसके अंदर क्या है कि सहायक नहरों में सबसे बड़ी लिफ्ट नहर कौन सी है? चौधरी कुंभाराम नोहर सावा। मतलब ये नोहर सावा के अंदर स्थित। तो इसके अंदर क्या है, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू और झुंझुनू, ये चारों ज़िले इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर से ये नहर निकलती है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी नहर चौधरी कुंभाराम
हो जाती है। इसके बाद में जो आती है कवरसेन जो कि लूणकरण सर से है सबसे लंबी लिफ्ट नहर लाभांवित जिले। तो इसके अंदर क्या है, अनूपगढ़ पूर्व में गंगानगर बीकानेर। तो ये अनूपगढ़ पूर्व में गंगानगर और बीकानेर से होकर गुजरती है। दूसरी इंदिरा गांधी की लिफ्ट नहर है। इसके बाद में जो लिफ्ट नहर आती है वह है पन्नालाल वारोपाल, जो कि पन्नालाल वारोपाल 2 जिलों से होकर गुजरती है। वो क्या है, बीकानेर और नागौर से पन्नालाल वारोपाल जो कि गजनेर में है, वो बीकानेर और नागौर से होकर गुजरती है। तो कमेंट के अंदर ऐसे ही आप अपने उत्तरों को छापते रहिए, जिससे आप भी मोटिवेट। और हमारे जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही हाई लेवल के भी नहीं है और बहुत ही लो लेवल के भी नहीं है, मतलब जो सीईटी के अंदर पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस है। और लगभग हमने बहुत सारे एग्ज़ाम भी यहाँ पे कराए हैं। तो आपके अंदर इसके अंदर जो चौथी नहर हो जाती है वो है वीर तेजा जी। ये है सबसे छोटी लिफ्ट नहर, सबसे बड़ी लिफ्ट नहर थी जो मैंने आपको करा दी। अब इसके बाद में है सबसे छोटी लिफ्ट नहर लाभांवित जिला कौन सा है, बीकानेर। इसके अंदर एक जिला आता है जो कि है बीकानेर, जो कि सबसे छोटी नहर है। इसके बाद में जो नहर आती है वो है डॉक्टर कन्नी सिंह कोलाहत लाभांवित जिले कौन से है, बीकानेर और फलोदी। बीकानेर और फलोदी है वो लाभांवित जिले हैं। डॉक्टर कन्नी सिंह कोलाहत ये इंदिरा गांधी लहर की लिफ्ट नहर 5वीं हो जाती है। इसके बाद में जो 6वीं आती है वो है गुरु जम्बेश्वर फलोदी, जो कि फलोदी के अंदर स्थित है। इसके अंदर जो लाभांवित जिले हैं वो जिले कौन कौन से हैं, एक तो बीकानेर जिला है और एक फलोदी जिला है। ये 2 जिले इससे मतलब लाभांवित जिले हैं। इसके बाद में जो 7वीं नहर आती है, मतलब ये जो मैंने आपको बताई थी कि लिफ्ट नहरें कितनी है, 7 है। तो 7 मैंने आपको यहाँ पे करा दी है। एक 7वीं कौन सी है, जय नारायण पोखरण है। 7वीं जय नारायण पोखरण है जो कि पोखरण में स्थित है। लाभांवित जिले कौन कौन से है, जोधपुर ग्रामीण हो गया और एक फलोदी हो गया और एक जैसलमेर हो गया। मैंने आपको यहाँ पे 7 की 7 नहरें करा दी थी। अगर आप ये PDF पाना चाहते हो तो हमारा चैनल जो कि है सक्सेस लाइफलाइन, उसको क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस 7 की 7 नहरें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसके अंदर जो 7 नहरें हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसके अंदर जो फर्स्ट नहर थी वो थी चौधरी कुंभाराम नौहर सावा, मतलब चौधरी कुंभाराम फर्स्ट नहर हो गई थी। दूसरी नहर थी कंवरसेन लूणकरण सर, जो कि दूसरी नहर सबसे लंबी लिफ्ट नहर है जो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में पन्नालाल वारोपाल जो कि बीकानेर और नागौर के अंदर स्थित है। इसके बाद में जो कि है बीकानेर मतलब वीर तेजा जी जो कि सबसे छोटी नहर है, जो कि लाभांवित जिले कौन कौन से बीकानेर है। इसके बाद में जो है डॉक्टर कन्नी सिंह कोलाहत जो कि कहाँ पे स्थित है, बीकानेर और फलोदी से होकर ये नहर निकलती है। इसके बाद में इंदिरा गांधी की जो 6ठी नहर आती है लिफ्ट नहर वो है गुरु जम्बेश्वर फलोदी। लाभांवित जिले कौन कौन से है, बीकानेर और फलोदी इसके हो जाते हैं। इसके बाद में जो 7वीं आती है वो है जय नारायण पोखरण, जो कि पोखरण के अंदर स्थित है। लाभांवित जिले कौन कौन से है, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी और जैसलमेर। तो ये मैंने इंदिरा गांधी नहर की जो 7 की 7 लिफ्ट नहरें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। और अगर आप ये PDF ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं और आप कमेंट में ऐसे ही आंसर देते रहिए, जिससे आप भी अपने आंसर यहाँ पे देख पाए। इसके बाद में अब आएंगे राजस्थान के प्रमुख कलाकार। मैं आपको यहाँ पे क्या करने वाले हूँ, अब मैं आपको मतलब पहले मैंने आपको क्या क्या करा दिया, इसके अंदर प्रमुख अनुसंधान केंद्र करा दिया। इसके बाद में जो था वो था इंदिरा गांधी नहर। अब मैं आपको जो कराने जा रहा हूँ वो राजस्थान के प्रमुख कलाकार कराने जा रहा हूँ। आपको कलाकार के बारे में जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं, कौन कौन से कलाकार इसके अंदर शामिल है, कहाँ से स्थित है। तो मैं सदीक खान मांगनियार, तो सदीक खान मांगनियार के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि बाड़मेर के अंदर स्थित है। मतलब बाड़मेर के अंदर इनका जन्म हुआ था और ये करताल से संबंधित है, मतलब इनका जो वाद्य यंत्र है वो करताल है। तो सदीक खान मांगनियार ये बाड़मेर से स्थित है और करताल इनका वाद्य यंत्र है। ऐसे ही मैं आपको कराने वाला हूँ जिसके अंदर वाद्य यंत्र और उनके जन्म स्थान भी यहाँ पर हो जाएंगे, मतलब वो कहाँ से स्थित थे। इसके बाद में जो आता है जहूर खान मेवाती, जो कि जहूर खान मेवाती थे वो अलवर से थे और इनका जो वाद्य यंत्र था वो भफंग था।
तो इनकी जो वाद्य यंत्र था क्या था, भखन था। जहूर खान मेवाती जो कि अलवर से थे, इनका जो वाद्य यंत्र था वो भखम था। इसके बाद में जो आता है वह है कमल साकर खान। कमल साकर खान जो कि जैसलमेर से स्थित है। जैसलमेर इनका जिला था और ये कमायता से संबंधित थे, मतलब कमायचा इनका वाद्य यंत्र था। कमल साकर खान जैसलमेर से स्थित है और इनका कमायचा इनका क्या था, वाद्य यंत्र था। कमल साकर खान को भी आपको क्या कर लेना, याद कर लेना। कमेंट के अंदर आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। इसके बाद में जो है वो है पेपे खान। पेपे खान क्या है, जैसलमेर के अंदर स्थित है, मतलब इनका जो जन्म हुआ था, ये जिस जिले से आते हैं वो है जैसलमेर। इनका जो वाद्य यंत्र है वो सुननाई है, तो आपको क्या करना है, सुननाई वाद्य यंत्र हो जाता है इनका। पेपे खान जैसलमेर से स्थित है, सुननाई इनका वाद्य यंत्र हो जाता है। ये बहुत ही फेमस कलाकार थे। तो जैसलमेर के बाद में, मतलब इनके बाद में जो आता है चांद मोहम्मद खान। चांद मोहम्मद खान के बारे में लगभग सभी बच्चे जानते होंगे। तो इनकी जो होती है वो है शहनाई। ये इनका जो वाद्य यंत्र होता है, लगभग ये सीटी के अंदर पूछा ही जाता है। जो है चांद मोहम्मद खान, जयपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था और ये शहनाई से संबंधित है। तो आपको चांद मोहम्मद खान का नाम भी आपको याद रखना है। इसके बाद में जो वो आता है वो है राम किशन सोलंकी। राम किशन सोलंकी के बारे में आप लगभग जानते होंगे। तो इसके बारे में सब जानते हो। ये किससे संबंधित है, नगाड़ा, जो कि लगभग सभी राज्यों में, सभी जिलों में बजाए जाते हैं। ये पुष्कर जिले से निवास करते थे। पुष्कर जिला इनका निवास था, मतलब जो पुष्कर है उसके अंदर ये निवास करते थे। पुष्कर कहाँ पे है, अजमेर जिले के अंदर स्थित है। तो पुष्कर के अंदर ये निवास करते थे। अजमेर के अंदर राम किशन सोलंकी निवास करते थे और ये नगाड़ा से संबंधित थे। तो आपको क्या याद रखना है कि राम किशन सोलंकी नगाड़ा से संबंधित थे। इसके बाद में जो आता है वो आता है पुरुषोत्तम। पंडित पुरुषोत्तम क्या किसी से, वो थे नाथ द्वारा से थे और इनका जो वाद्य यंत्र था वो क्या था, पक्का वज्र। तो आपको कमेंट में क्या कर देना है कि पंडित पुरुषोत्तम हो जाएगा और यहाँ पे उनका जो वाद्य यंत्र है वो हो जाएगा पक्का वज्र। और ये किससे संबंधित है, ये नाथ द्वारा, मतलब नाथ द्वारा से संबंधित है। ये नाथ द्वारा से इनका जन्म हुआ था, वहाँ पे ये बसते थे। इसके बाद में जो आता है वो आता है कर्णा बील, जो कि नड़ वाद्य यंत्र हो जाता है इनका, नड़ वाद्य यंत्र। और इनका जो कर्णा बील का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जैसलमेर के अंदर। तो आपको सीटी के अंदर पूछ सकते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये जैसलमेर के अंदर हो जाता है। तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो वो नड़ से हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका आगे का पार्ट भी देख लेते हैं। इसके बाद में आती है मांगी बाई, जो कि मांड गायिका थी। जो मांड गायिका होती है ना, उससे संबंधित थी मांगी बाई। मांगी बाई का जो जन्म हुआ था वो था जैसलमेर के अंदर। तो ये जैसलमेर के स्थित थी और इनके जो वाद्य यंत्र था वो था मांड गायिका। तो ये मांड गायिका करती थी मांगी बाई, ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद में जो आती है वो आती है गौरी देवी। गौरी देवी जो कि पाली में स्थित थी और इनकी जो है मांड गायिका, मतलब इनका भी क्या हो जाता है, मांड गायिका हो जाती है। ये गौरी देवी पाली से स्थित थी और इनके जो वाद्य यंत्र था वो था मांड गायिका, मतलब ये मांड गायिका करती थी। तो गौरी देवी पाली से मांड गायिका इनका वाद्य यंत्र हो जाता है। इसके बाद में जो आती है वो आती है बन्नो देवी, मतलब जो बन्नो बेगम है वो हमारे जयपुर से स्थित थी और इनकी भी क्या हो जाती है, मांड गायिका। लगभग मैंने जो 3 करवाए हैं वो बन्नो की बेगम भी मांड गायिका से संबंधित थी, वो जयपुर से स्थित थी और इनका नाम क्या हो जाता है, बन्नो बेगम। तो आपको कमेंट में क्या कर देना है, बन्नो बेगम लिख देना और जयपुर के अंदर स्थित थी और मांड गायिका में। ये लगभग सीटी के अंदर पूछा ही जाता है। तो ये मांड गायिका हो जाती है, मतलब 3 कराए मैंने मांड गायिका के करा दिए। इसके बाद में जो आती है वो आती है फलकूबाई। फलकूबाई का नाम आप लगभग जानते होंगे। फलकूबाई का नाम भी आप कमेंट में छाप दो। इसके बाद में क्या आता है वो चरी नृत्य, मतलब जो चरी होती है, चरी लगभग सभी बच्चे जानते होंगे। और इसके बाद में ये कहाँ के स्थिति, तो किशनगढ़ हो जाता है, मतलब ये किशनगढ़ की स्थित महिला थी। तो ये फलकूबाई, ये इनका जन्म हुआ था किशनगढ़ और ये चरी नृत्य से संबंधित थी। जो चरी होती है ना वो सिर पे लेके ये नृत्य करती थी। तो चरी नृत्य किशनगढ़ और फलकूबाई चरी नृत्य से संबंधित है और किशनगढ़ से थी। मतलब मैं आपको क्या करा रहा हूँ कि आपको यहीं पर ही याद करा दे रहा हूँ ये। और आप जो कमेंट कर रहे हो, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद, आप इतने कमेंट कर रहे हो। इसके बाद में आता है
कृपाल सिंह, मतलब कृपाल सिंह शेखावत है, वो हो जाते हैं। तो वो किससे संबंधित थे? तो वो बल्लू पोट्री से संबंधित थे, वो सीकर से संबंधित थे। मतलब कृपाल सिंह शेखावत सीकर में इनका जन्म हुआ था, बल्लू पोट्री इनका वाद्य यंत्र हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इनको याद कर लेना अभी का अभी, जिससे सीटी लगभग आने वाला है आपका एग्जाम, तो उसके अंदर आप बेहतर स्कोर कर पाओ। इसके बाद में जो आता है अली अकबर खान। अली अकबर खान लगभग सभी बच्चे इनका नाम जानते होंगे। तो इसके अंदर जोधपुर इनका जो हो जाता है ज़िला हो जाता है। ज़िला कौन सा हो जाता है? ज़िला क्या हो जाता है इनका? जोधपुर हो जाता है। इनके अंदर ज़िला जोधपुर, इनके अंदर इनका जन्म हुआ था। जोधपुर के अंदर अली अकबर खान का जन्म हुआ था। इन्हें जोधपुर का तानसेन भी कहा जाता है। जो अकबर था, लगभग अकबर था उसी की तरह उनके तानसेन था, तो उनके अली अकबर खान को क्या कहा जाता है? तो उसको जोधपुर का तानसेन भी कहा जाता है। ओके, तो आपको याद करना है अकबर के अंदर तानसेन था, तो उनको भी मतलब तानसेन था, तो अली अकबर खान को ही तानसेन कहा जाता है। तो जोधपुर का तानसेन किसको कहा जाता है? अली अकबर खान। तो ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद में जो प्रश्न लगभग पूछा जाता है वो है कैलाश जागोटिया, जो कि क्लॉथ आर्ट का जनक है। कैलाश जागोटिया का भी नाम आपको याद रखना है। कैलाश जागोटिया जो कि क्लॉथ आर्ट का जनक थे, उनको भी आपको याद रखना है। इसके बाद में जो कैलाश जागोटिया थे वो क्लॉथ आर्ट का जनक माना जाता है। जो क्लॉथ आर्ट था, क्लॉथ आर्ट उनके जनक कौन है? कैलाश जागोटिया। इसके बाद में पंडित उदय शंकर जो कि उदयपुर में इनका जन्म हुआ था, भारतीय बेले के जनक। तो अब आपको यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जनक करा रहा हूँ। तो भारतीय बेले के जनक कौन है? पंडित उदय शंकर जो ने भारतीय बेले के जनक है, जिन्होंने भारतीय बेले का आविष्कार किया। वो कहाँ से संबंधित थे? तो वो उदयपुर से संबंधित थे। उनका जन्म उदयपुर में हुआ था। तो आपको पंडित उदय शंकर का नाम भी आपको यहाँ पे याद करना है, जो कि उदयपुर से भारतीय बेले के जनक कौन है? पंडित उदय शंकर। इसके बाद में जिन्होंने आविष्कार किया था वीणा, पंडित विश्व मोहन भट्ट। हाँ, ऐसे ही कमेंट में आंसर देते रहिए। पंडित विश्व मोहन भट्ट थे। इन्होंने वीणा व गिटार को मिलाकर मोहन वीणा का आविष्कार किया। आपको पूछ लिया जाता है लगभग सीईटी के और अन्य बीएसटीसी आदि के एग्जाम में पूछा जाता है कि वीणा व गिटार को मिलाकर मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? तो वो पंडित विश्व मोहन भट्ट हो जाता है। पंडित विश्व मोहन भट्ट को वीणा और गिटार का जनक माना जाता है। वीणा और गिटार का जनक कौन है? पंडित विश्व मोहन भट्ट। ओके, इसके बाद में जो है गणपत लाल डांगी क्या है? ये जोधपुर से स्थित है और इनका रंगमंच कर्मी था। मतलब रंगमंच होता है ना, उनके अंदर ये काम करते थे। तो गणपत लाल डांगी इनका नाम याद रखना है, जो कि जोधपुर से स्थित है, रंगमंच कर्मी। इनका जो हो जाता है रंगमंच कर्मी, इनका जो कलाकार हो जाता है वो है रंगमंच कर्मी। गणपत लाल डांगी जोधपुर से स्थित थी। इसके बाद में जो आता है भारत पाक के दौरान आकाशवाणी से प्रसारित प्रोग्राम काफ़ी लोकप्रिय हुआ। और भारत पाकिस्तान के बीच में जो आकाशवाणी से प्रसारित जो प्रोग्राम था वो काफ़ी लोकप्रिय और काफ़ी हुआ। तो आपको क्या करना है, अगर ये पीडीएफ पानी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आप हमारे चैनल को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, जिससे आप हमारे पीडीएफ को पा सके। तो अब मैं आपको क्या कराऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इम्पोर्टेंट होना है। मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या कराया, तो यहाँ पे मैंने आपको जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र थे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या करा दिया। तो आप क्या करेंगे, सक्सेस लाइफलाइन चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं यहाँ पे जो पीडीएफ होती है ना, वो मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। और जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं सीईटी के लिए, वो मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या क्या कर लिया। अनुसंधान केंद्र कर लिया, पहले हमने अनुसंधान केंद्र किया। उसके बाद में जो था वो हमने इंदिरा गांधी की जो लिफ्ट नहरें होती है 7, उनके बारे में बात की थी, चर्चा की थी कि सातों के नाम जाने, और उनके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की। इसके बाद में हमने जो कलाकार थे, राजस्थान के कलाकार थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अब हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है वो उनको हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट कोपेन जलवायु वर्गीकरण, जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आपको वीडियो के अंदर आप कमेंट करते रहो, जिससे हमारा, और लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को।
इसके अंदर है कोफेन जलवायु वर्गीकरण। कोफेन जलवायु वर्गीकरण हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इनका जो आधार होता है वो है वनस्पति। कोफेन जलवायु वर्गीकरण होता है तो वो आधार क्या हो जाता है, इनका वनस्पति हो जाता है। जो ये वनस्पति मैंने यहाँ पे चित्र भी लगा दिए है। तो वनस्पति कोफेन ने राजस्थान की जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा है। तो जो कोफेन था, जिन्होंने क्या किया कि राजस्थान में जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या क्या वनस्पति के अंदर इन्होंने बांटा। तो इन्होंने पहला बांटा था BWSW। तो इनका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, बीकानेर है। वनस्पति क्या है, मरुदबीत, और इनको 0 भी कहा जाता है। मतलब BWSW प्रतिनिधि कहाँ का जिला है, बीकानेर है। वनस्पति को क्या हो जाता है, मरुदबीत हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जो था मतलब जो कोफेन था उन्होंने 4 भागों में बांटा। तो एक पहला था BWSW। तो आपको ये याद रखना है। जो हमारा जो मतलब बीकानेर के अंदर स्थित हो जाता है वनस्पति मरुदबीत 0 हो जाता है। इसके बाद में जो हमारा दूसरा प्रकार होता है, जिन्होंने मतलब कोफेन ने दूसरा जो भाग बांटा है वो है BHRW। तो ये कहाँ का है, प्रतिनिधि जिला नागौर है। इनका जो प्रतिनिधि जिला है वो नागौर है। वनस्पति क्या है, स्टेफीतुल्य है। स्टेफीतुल्य इसका BHRW का वनस्पति हो जाता है। और इनके विशेष ये जलवायु क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक है। मतलब जो जलवायु क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक है। तो आपको ये जलवायु क्षेत्र मतलब BHRW ये राजस्थान में सर्वाधिक है। तो ये आपको याद रखना है। तो जो मतलब कोफेन ने तीसरा प्रकार बांटा वो भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। वो राजस्थान को तीसरा प्रकार के बांटा CWG से। मतलब प्रतिनिधि जिला क्या है, टोंक है। इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, टोंक है। वनस्पति क्या हो जाता है, मिसोपाइड्स। मिसोपाइड्स इनका क्या हो जाता है, मतलब वनस्पति हो जाता है मिसोपाइड्स। जो विशेष है ये जलवायु क्षेत्र जिलों की दृष्टि से सबसे बड़ा है। मतलब जो जलवायु है जिलों की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो आपको ये याद रखना है कि CWG जलवायु क्षेत्र जिलों की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो तीसरा प्रकार कोफेन की दृष्टि से CWG हो जाता है। इसके बाद में जो कोफेन था उन्होंने चौथा प्रकार था वो था AW। मतलब AW प्रतिनिधि जिला बांसवाड़ा। AW की श्रेणी में मतलब इन्होंने 4 प्रकार बांटे। तो AW आ जाता है, प्रतिनिधि जिला क्या था, बांसवाड़ा इनका प्रतिनिधि जिला था। और ये क्या वनस्पति क्या थे, सवाना तुल्य इनका प्रतिनिधि वनस्पति हो जाता है। इसके बाद में विशेष ये जलवायु क्षेत्र राजस्थान में सबसे छोटा है। तो आपको ये याद रखना है, AW राजस्थान में सबसे छोटा है। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या क्या बताया कि कोफेन था, कोफेन ने क्या क्या किया मैं आपको बता दूँ। कोफेन ने ये आ रहा, तो यहाँ पे देखो कोफेन का जलवायु वर्गीकरण। कोफेन ने राजस्थान को मतलब जलवायु की श्रेणी से 4 प्रकार में बांटा। यहाँ पे क्या है, 4 प्रकारों में बांटा। वनस्पति के आधार पर उन्होंने राजस्थान को 4 प्रकारों में बांटा। तो आपको याद रखना है कि 4 प्रकार कौन कौन से थे। BWSW ये अपना पहला प्रकार हो जाता है जो कि प्रतिनिधि जिला बीकानेर था। और ये वनस्पति मरुदबीत 0 से है। इसके बाद में जो दूसरा प्रकार था वो था BSW प्रतिनिधि जिला कौन क्या है, मतलब नागौर जिला इनका प्रतिनिधि जिला होता है। वनस्पति स्टेफीतुल्य हो जाता है। ये जलवायु क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक है। जो तीसरा प्रकार था वो था CWG जो कि प्रतिनिधि जिला क्या है, टोंक है। वनस्पति क्या है, मिसोफाइट है। और विशेष क्या है कि ये जलवायु क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो आपको क्या रखना है कि CWG जलवायु क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ओके, तो इसके बाद में जो चौथा कोफेन ने बांटा वो था AW। प्रतिनिधि जिला क्या था, बांसवाड़ा था। प्रतिनिधि जिला बांसवाड़ा। वनस्पति सवाना तुल्य ये जलवायु क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपको याद रखना है। AW सबसे छोटा था और जो हमारे CWG था वो सबसे बड़ा था। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। यहाँ पर CET का कोर्स हो रहा है, आप ये कोर्स करते रहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जो CET के अंदर बेहतर स्कोर है वो आप यहाँ पे गेन कर पाओगे। लगभग आप 300 में से 250 नंबर यहाँ पे अगर क्लास से लोगे तो आप यहाँ पे प्राप्त कर लोगे। तो मैं आपको यहाँ पे विश्वास दिलाता हूँ। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। और अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।